नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता में पेरिस समझौतों के लक्ष्य को पूरे करने वाला पहला G20 देश है। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री कुछ ही देर में पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ AI एक्शन सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, उभरते सुरक्षा परिदृश्यों के लिए नया दृष्टिकोण और मजबूत भागीदारी की आवश्यकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी स्टील और एल्यूमीनियम आयातों पर 25% शुल्क लगाने की घोषणा की। और एशिया मिक्स टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 चीन में शुरू। दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत 10वें स्थान से बढ़कर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। प्रधानमंत्री ने आज भारत ऊर्जा सप्ताह का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश की गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता 3 गुना बढ़ी है। आज भारत की बायोफ्यूल्स इंडस्ट्री तेजी से ग्रो करने के लिए तैयार है। हमारे पास 500 मिलियन मैट्रिक टन्स का सस्टेनेबल फीड स्टॉक है। इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी के दौरान ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस बना और लगातार एक्सपांड हो रहा है। इससे 28 नेशंस और 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जुड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पेरिस समझौतों के लक्ष्य को पूरा करने वाला पहला G20 देश है। उन्होंने कहा कि भारत न केवल अपनी बल्कि दुनिया की प्रगति में भी योगदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश का ऊर्जा क्षेत्र इस उपलब्धि को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत का जैव ईंधन उद्योग तेजी से बढ़ने के लिए तैयार है। इससे पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिल रही है। आज भारत 19% इथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहा है। इससे फॉरेन एक्सचेंज की सेविंग हुई है और सब्सटेंशियल फार्मर रेवेन्यू जनरेट हुआ। साथ ही CO2 एमिशंस में सिग्निफिकेंट कट भी आया है। हम अक्टूबर 2025 से पहले ही 20% इथेनॉल मैंडेट अचीव करने की राह पर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 2 दशक विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण होंगे और अगले 5 वर्षों में देश कई प्रमुख उपलब्धियां हासिल कर लेगा। उन्होंने कहा कि भारत के कई ऊर्जा लक्ष्य 2030 की समय सीमा के अनुरूप हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश है। बीते 10 साल में भारत 10th लार्जेस्ट से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है। बीते 10 वर्षों में हमने अपनी सोलर एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी को 32 टाइम्स बढ़ाया है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सोलर पावर जनरेटिंग नेशन है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और खाना पकाने के स्वच्छ ईंधन की मांग विश्व की अर्थव्यवस्था और समाज के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ AI एक्शन समिट की सह अध्यक्षता करेंगे। पेरिस में AI पर महत्वपूर्ण वैश्विक वार्ता की तैयारी जोरों पर है। शिखर सम्मेलन का पूर्ण सत्र अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शिखर सम्मेलन में 100 से अधिक देशों के नेता, CEO और नागरिक समाज संगठन भाग ले रहे हैं। AI एक्शन शिखर सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। शाम में वे भारत फ्रांस संबंधों को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मैक्रो के साथ बातचीत भी करेंगे। इसके अतिरिक्त दोनों नेता भारत फ्रांस CEO फोरम की सह अध्यक्षता भी करेंगे। उनके द्वारा 2047 के रोड मैप के अनुरूप रक्षा समझौतों सहित महत्वपूर्ण द्विपक्षीय सौदों पर हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम मार्शेले भी जाएंगे, जहाँ वे राष्ट्रपति मैक्रो के साथ कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। AI एक्शन शिखर
शिखर सम्मेलन 2025 से इतर भारत फ्रांस AI नीति के गोलमेज सम्मेलन का आयोजन भी किया गया। भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने इस दौरान मजबूत तकनीकी कानूनी ढांचे तथा AI सुरक्षा, अनुसंधान और नवाचार पर घनिष्ठ सहयोग पर बल दिया। गोलमेज सम्मेलन में भारत और फ्रांस के बीच सहयोग एक प्रमुख विषय था। इसमें स्वदेशी AI मॉडल बनाने और कुशल AI को बढ़ावा देने पर भी चर्चा हुई। पेरिस से राजा दुरई की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राज्यसभा में आम बजट 2025-26 पर चर्चा फिर से शुरू हुई। चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के भागवत कराड़ ने कहा कि सरकार द्वारा उठाए गए सक्रिय कदमों के कारण राजकोषीय घाटे में 0.4% की कमी आई है। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से लीकेज रोकने में मदद मिली और सरकारी धन की बचत हुई है। चर्चा में भाग लेते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल ने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आने वाले वर्षों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। कांग्रेस के चंद्रकांत हंडोरे ने कहा कि देश की 70% आबादी के लिए बनाई गई कल्याणकारी योजनाएं पूरी तरह से जमीन पर कार्यान्वित नहीं हो पाई हैं। और जानकारी के लिए बात करते हैं संसद भवन में मौजूद हमारे संवाददाता भूपेंद्र से। जी भूपेंद्र, क्या ताजा जानकारी है आपके पास? जी नवनीन, इस वक्त संसद के दोनों सदनों में केंद्रीय बजट 2025-26 पर चर्चा चल रही है और आज शाम अभी कुछ ही देर बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में आम बजट पर चर्चा का जवाब दे सकती हैं। और अगर अब तक हुई चर्चा को देखा जाए तो लोकसभा में विपक्षी दलों ने बेरोजगारी, शिक्षा, किसानों के सामने आने वाले कृषि संकट, लोगों पर अधिक कर के बोझ सहित कई मुद्दों को उठाया है। वहीं दूसरी ओर एनडीए सांसदों ने बजट की सराहना करते हुए कहा है कि सरकार ने हर वर्ग के कल्याण के लिए कदम उठाए हैं और देश में एक मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार किया है। और उनका मानना है कि ये कदम विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेंगे। अपने जवाब के दौरान वित्त मंत्री भारत की आर्थिक तरक्की, सरकार की ओर से उठाए गए कदमों और इस साल पेश किए गए बजट पर जानकारी देंगे। जी धन्यवाद भूपेंद्र इस जानकारी के लिए। सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अब तक 7,72,000 किलोमीटर सड़कें बनाई जा चुकी हैं। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने लोकसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि इस योजना से ग्रामीण इलाकों में सड़क संपर्क बढ़ा है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 7,72,000 किलोमीटर की सड़कें बनाई गई हैं और 1,63,000 बसावटों को इससे जोड़ा गया है। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये संकल्प लिया है कि जो बचे हुए सड़कें छूट गए हैं, चाहे फेज 1 हो, चाहे फेज 2, 3 के अपग्रेडेशन का हो, चाहे फेज 4 जो हम लोग नया लेकर आए हैं, जिसमें हमने ये संकल्प लिया है कि 25,000 नए बसावटों को हम नई कनेक्टिविटी देने का काम करेंगे। सरकार ने कहा है कि किसानों को दी गई मजबूत वित्तीय और तकनीकी सहायता से भारत मछली उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने ये बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी तब से लगभग 126% की वृद्धि हुई है मछली के उत्पादन में। देश विश्व में मछली उत्पादन में दूसरे स्थान पर खड़ा है। 2013-14 में 95.7 लाख टन मछली का उत्पादन इस देश में होता था, बढ़कर 23-24 में 184.02 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आज सरकार को निर्देश दिया कि वो कम से कम समय में भारतीय संविधान की प्रतियां बाजार और अन्य सभी स्थानों पर मूल चित्रों के साथ उपलब्ध कराएं। सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि विपक्षी दल भाजपा सदस्य द्वारा उठाए गए मूल मुद्दे की गलत व्याख्या करके राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि कमजोर रहते हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और शांति सुनिश्चित नहीं की जा सकती। आज बेंगलुरु में एरो इंडिया शो के दौरान आयोजित रक्षा मंत्री की संगोष्ठी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बढ़ते संघर्षों से दुनिया में और अधिक अनिश्चितता की स्थिति बन रही है। रक्षा मंत्री ने कहा कि उभरते सुरक्षा परिदृश्यों के लिए नया दृष्टिकोण और मजबूत भागीदारी की आवश्यकता है।
India has long championed a vision of peace, security and development that is inclusive and collaborative. This vision is guided by the Prime Minister Shri Narendra Modi's dynamic 5-yes approach: Samman, Samvad, Sahyog, Shanti and Samriddhi. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब खबरें महाकुंभ से। कल माघी पूर्णिमा पर होने वाले अमृत स्नान से पहले प्रयागराज महाकुंभ में तैयारियां जोरों पर हैं। इस अवधि के दौरान कल्पवासी संगम के घाटों के पास अस्थायी आवास में रहते हैं। इस वर्ष महाकुंभ में 10 लाख से अधिक लोगों ने कल्पवास किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा श्रद्धालुओं को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने और प्रभावी यातायात प्रबंधन के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। माघ मास के दौरान प्रयागराज के संगम तट पर कल्पवास करने से सहस्त्र वर्षों के तप का फल मिलता है। परंपरा के अनुसार सभी कल्पवासी विधि पूर्वक पूर्णिमा के दिन संगम में स्नान कर कल्पवास का पारण करेंगे। पूजन और दान के बाद कल्पवासी अपने अस्थायी आवास त्याग कर पुनः अपने घरों की ओर लौटेंगे। आज सुबह 4 बजे से पूरे मेला क्षेत्र में निजी गाड़ियों का आना जाना वर्जित रहेगा। इसके अतिरिक्त आज शाम 5 बजे से यह नो व्हीकल जोन निर्देशिका पूरे प्रयागराज शहर में लागू होगी। इस अवधि के दौरान केवल आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं को ही आवाजाही की अनुमति दी जाएगी। यह विशेष यातायात योजना कल माघी पूर्णिमा स्नान के समापन तक प्रभावी रहेगी। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों, पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ एक विशेष समीक्षा बैठक की थी। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने मौजूदा व्यवस्थाओं का आकलन किया। अधिकारियों को अतिरिक्त विशेष मेला ट्रेनों और परिवहन निगम की बसों को तैनात करके प्रयागराज रेलवे स्टेशनों पर भीड़ भाड़ को रोकने के भी निर्देश दिए। आकाशवाणी समाचार के लिए प्रयागराज से आदर्श। उत्तर रेलवे ने बताया है कि प्रयागराज के महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आज 93 से अधिक रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। कल 334 रेलगाड़ियां चलाई गई थी। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर ने बताया कि प्रयागराज के सभी 8 स्टेशनों पर यात्रियों के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने लोगों से ट्रेन रद्द होने से संबंधित अफवाहों पर ध्यान न देने का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में यूनानी दिवस पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। इस अवसर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी उपस्थित रहेंगे। सम्मेलन का विषय है समेकित स्वास्थ्य समाधान के लिए यूनानी चिकित्सा में नवाचार, आगे की राह। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील और एल्यूमिनियम आयात पर 25% शुल्क लगाने के आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। ये शुल्क अमेरिका में स्टील और एल्यूमिनियम के सभी आयातों पर लागू होगा। इसमें शीर्ष आपूर्तिकर्ता कनाडा और मैक्सिको से आयात भी शामिल है। ट्रंप ने संकेत दिया कि वे ऑस्ट्रेलिया के लिए छूट पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में निर्मित विमानों का आयात करता है। बैडमिंटन एशिया मिक्स टीम चैंपियनशिप आज से चीन के चिंताओं में शुरू हो गई है। लक्ष्य सेन और मालविका बंसोड प्रतियोगिता में भारत का नेतृत्व कर रहे हैं। लक्ष्य सेन एचएस प्रणॉय के साथ पुरुष सिंगल्स में, जबकि मालविका बंसोड महिला सिंगल्स में चुनौती पेश करेंगी। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स में खेलेगी। राष्ट्रीय खेल अपने अंतिम चरण में है। खिलाड़ी लगातार नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। पुरुषों की 20 मीटर पैदल चाल में आज 6 एथलीटों ने 14 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा। इस स्पर्धा में सर्विसेज के सेवन सेबेस्टियन ने स्वर्ण, उत्तराखंड के ओलंपियन सूरज पवार ने रजत और पंजाब के अमनजोत सिंह ने कांस्य पदक जीता। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता में पेरिस समझौतों के लक्ष्य को पूरा करने वाला पहला G20 देश है। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री कुछ ही देर में पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ AI एक्शन सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, उभरते सुरक्षा परिदृश्यों के लिए नया दृष्टिकोण और मजबूत भागीदारी की आवश्यकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी स्टील और एल्यूमिनियम आयातों पर 25% शुल्क लगाने की घोषणा की। एशिया मिक्स टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 चीन में शुरू। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।